चलो बैठो बैठो बैठो। कर्नाटक वॉर की कहानी सुनाओ। कौन पिछले 2-3 दिन से क्लास में? चलो सुनो, और सुनो। आप कहानी सुनो ना, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एक चीज बोलना है, ऐसे कहानी, मतलब तुम क्या समझिए बताओ। कर्नाटक वॉर पहले वाली सुना। तो जो कर्नाटक वॉर स्टार्ट हुआ था उस और दूसरा साइड इफेक्ट इंडिया में देखने को मिला, जो ब्रिटिश उसने मद्रास को कैप्चर किया और वहां के राजा पहले घेरा डाला। उसके बाद जो इंग्लिश मैन थे वो वहां के राजा अनवरुद्दीन पास गए थे, हाँ करने, बट उसका फिर फ्रेंच के जो ब्रिटिश गए थे, उन्होंने और ज्यादा मतलब ये बोला था कि मद्रास को उन्हें हैंड ओवर कर देंगे, और उसका फिर उन्हें सीज करने के बाद जीत विक्ट्री ले ली थी, बट उन्होंने वापस दिया नहीं था, नहीं दिया। जिसके बाद एक फाइट थी अनवरुद्दीन की 10 बुक में लिखा था 10,000 था, और वो इसके जो इनके पास सोल्जर थे, ब्रिटिश के पास 700 इंडियन ट्रेन सोल्जर थे, और 250 जो थे वो यूरोपियंस थे, और जो में कुछ वॉर हुआ था, जिसके बाद मतलब रिजल्ट ये निकला था, जो इंडियन जो अनवरुद्दीन की सेना थी वो हार गई थी, और जिसका आउटकम निकला था वो ये निकला था कि जो एंथुसियाज्म तो आ गया था, ताकि पॉलिटिकली जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, उसका रिजल्ट निकला एंग्लो। एक लाइन तुम भूल गए, बाकी पूरा सही सुना है कि मतलब ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का परिणाम था। सक्सेशन इस तरफ से कौन है पिछले 3 दिन से? तुम हो 3 दिन से पिछले? अरे इधर देखो मेरी तरफ, दूसरा वॉर सुनाओ, दूसरे वॉर की कहानी सुनाओ आराम से, डरने की कोई जरूरत नहीं, बताओ। हाँ क्यों? तो लर्न कहाँ करना है बेटा? घर जाके तुम्हें होमवर्क करना था, एक प्लेन पेपर लेना था, यही चीज मिसिंग है, इसलिए तुम लोग बार बार कोचिंगों को ब्लेम करते हो। तुम्हें लर्न नहीं करना है। अब देखो उसने वहां जहां उसने कहानी छोड़ी है वहीं से तुम्हें पकड़ना है कि पहले कर्नाटक वॉर ने क्या किया, उसकी पॉलिटिकल एपेटाइट बढ़ा दी, राजनीतिक भूख बढ़ा दी। अब जब राजनीतिक भूख बढ़ी तो फिर उसने साजिश शुरू की, कॉन्स्पिरेसी, और उसके 2 शिकार हुए, एक हैदराबाद एक कर्नाटक। कौन सुनाएगा इधर? सुनाओ, बैठो बैठो, कोई बात। लेकिन ये गलती देखो, इसको डायरी में जाके लिखो, अगर होमवर्क नहीं करोगी ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। बात सिर्फ इसकी नहीं है, जितने भी लोग हैं ये सबसे जो कई सारी गलतियां करते हो उनमें से एक गलती ये है, तुम सोचते हो बाद में करें। डाइजेशन को तुम अगर निग्लेक्ट करोगे, डाइजेशन मतलब हजम करना, यहां मैंने बार बार कहा कि 2 पेट है, एक पेट ये एक पेट ये है। अब बुराई तो ये तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी कुछ फीचर्स है, इससे कुछ फीचर्स है, किसी की बुराई है वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा ये। लेकिन गीता का श्लोक याद करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। गाली याद करने में आज तक मेहनत लगी, याद है 300-400 गाली याद है, भूल ही नहीं रही है। कह रहे पानीपत की डेट भूल गई,
अभी क्या तुम बहन देना 200 गाली देते पे 1 मिनट में, वो भूली, जो चीज भूलना है वो याद है, जो याद रखना है वो भूल रही है। तो तुम्हारे सितारे नहीं खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। चलो सुनाओ। बड़ी पॉलिटिकल एपिटाइट और उसकी रील में उसके दो शिकार नहीं हुए, हैदराबाद और कर्नाटक, दोनों जगह मैटर ऑफ सेक्शन, डिस्प्यूट ऑफ सेक्शन, तो वहां पे नसीब जंग और मुजफ्फर जंग चल रहा है, जब चंदा साहब अनवरुद्दीन चल रहा है, तो सर दोनों को उसने ट्राइपार्टाइट एक गैंग बनाया, चंदा साहब और तुम गैंग मत बोलना, मैं तो गैंग ऐसे ही बोलने का, ग्रुप बनाया। हाँ नहीं नहीं ठिकाने नहीं, अरे ऐसे थोड़ी है यार, मिर्जापुर की कहानी थोड़ी बता रहा हूँ। हाँ हाँ कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिन वर्डों को तुम यूज करते हो, मान लो गलती से तुमने लिख दिया, तो तुम वो बोलो जो तुम्हें लिखना है। अच्छा हाँ तो ठिकाना नहीं लिख पाओगे। तो उसने बताओ कि 1749 में बैटल ऑफ अंबर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बैटल को बताओ 1749 में। वो 3 बैटल ही याद रखने हैं, एक सेंट थॉम, एक अंबर, और 49 में उसने अनवरुद्दीन की हत्या की, और 51 में नासिर जंग को हटाया, और फिर उसने कर्नाटक में बिठाया चंदा साहिब को और यहां बिठाया मुजफ्फर जंग को, और यहीं पे पैदा हुआ पहला फार्मूला। सेकेंड फेज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि यहीं पे पैदा हुआ पहला फार्मूला भारत पर कब्जे का, और वो फार्मूला था किंग मेकर का फार्मूला। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। सुनाते रहा करो यार, सुनाते रहा करो। कुछ चीजें हैं, इसीलिए मन की एक बहुत प्यारी चीज है ये, तुम शायद इसको, ये मन का फीचर है। तो अगर सिगरेट पीने की आदत पड़ सकती है, आदत ही तो है, आदत ही तो डालनी है। तो अगर सिगरेट पीने की आदत डल सकती, तो सुबह 15 किलोमीटर घूमने की भी तो आदत पड़ सकती है, आदत ही तो है। तुम अगर इसको नहीं छोड़ पा रहे हो कि आदत पड़ गई है, तो अपनी डायरी में लिख लो कि मुझे किन किन चीजों की आदत डालनी है। आज कोई मुझे मिला नहीं सुबह 7 बजे, और वैसे रोड पे भी कोई नहीं था 7 बजे। तुम शायद मिले थे ना, कहां पे? वीसी ऑफिस के पास एक लड़का कोई मुझे मिला था एमएचपीएल के पास, है ना एमएचपीएल, बड़ा सा ग्रास में लिखा हुआ है, ग्रीन पार्क वाले रोड पे, जय नारायण वाला मंदिर है उसके सामने एक लड़का वहां मिला था। 4-5 लड़के मिले थे स्टॉक एक्सचेंज के सामने। वो पता नहीं शायद वेट कर रहे होंगे मेरा, 6:30 बजे से आपका वेट कर रहे थे। वहां स्टॉक एक्सचेंज के बगल वाले में एक वो जूस वाला लगा था ना, गाजर वगैरह, जो उसको हॉस्पिटल है, अच्छा लगा, तो लोग वहां वेट कर रहे थे खड़े होके कि आओगे कि नहीं आओगे। हमने कहा साथ में चलें, अरे नहीं सर, हिम्मत नहीं पड़ी कि साथ में वापस चले आए। कि बगल में तो है ग्रीन पार्क यार, ये बगल में, मतलब जैसे लोग कहते हैं अभी वो जो हमारा खाना वाना कर रहा है भैया 9 किलो बगल में है ये, तो सुबह सुबह उठे वॉक करते हुए चले गए, वापस आ गए। आदत ही तो है। अगर बुराइयों की आदत पड़ सकती है तो अच्छाइयों की भी तो ये काम करना है, डाइजेशन एवरी डे। अगर तुम ये करते चले गए ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम दोनों आदमी का सिलेक्शन हो जाएगा। बस तुम जो पूछते हो ना कि जो लड़के सफल होते हैं असफल होते हैं उसमें क्या फर्क होता है, यही होता है। तो जो असफल है ना वो सोचते किसी दिन डाइजेस्ट करेंगे। अभी तुम जैसे हिस्ट्री चल रही है तो मेरे साथ ही ना डाइजेस्ट कर लो, मेरे जो, यही तो कोचिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, डिसिप्लिन्ड और शेड्यूल्ड। मॉडर्न इंडिया चल रही है, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जितना जिस दिन पढ़ाया जा रहा है तुम डाइजेस्ट कर लो,
और हिस्ट्री की कोचिंग खत्म हुई, हिस्ट्री की क्लास खत्म हुई, तुम्हारा हिस्ट्री तैयार हो गया। तुम बाद का कुछ मत रखो। जब तुम बाद में रखते हो ना कि अभी सब खत्म हो जाने दो, बाद में तैयार करेंगे, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कंपाइल हो जाता है और तुम उसी में जो है वो एवलॉन्च बन जाता है तुम्हारे लिए। बैठो, तुम उसी में दब के खत्म हो जाओ, तो फिर तुम अपना दोष तो दोगे नहीं। अपना दोष देना बहुत बड़ी बात होती है। फिर वो पढ़ाए नहीं, मॉडर्न इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट छोड़ दिए थे, पढ़ाया ही नहीं, वो टीचर यहाँ सही नहीं, फिर दिल्ली जाएंगे। बहुत लोग बैठे हैं दिल्ली में, अब वो कहां जाए? कानपुर से दिल्ली तो पहुंच जाओगे, चलो घर वाले भी मान लेंगे कि हाँ हाँ सही कह रहे हो, यहाँ माहौल ठीक नहीं है, जाओ। फिर वहां से कहां जाओगे? हाँ? वहां से या तो हरिद्वार जाओगी और या मसूरी जाओगी, कोई रास्ता है नहीं, वापस नहीं आ सकते, पब्लिक जीने नहीं देगी तुमको। तो सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में सबसे बड़ी घटना थी बैटल ऑफ अंबर, और उस बैटल का सबसे बड़ा परिणाम था कि उसने पहला फॉर्मूला दिया। बैटल ऑफ जिंजी कहाँ है? 1715 के। अरे नहीं यार, देखो जिन जिन घटनाओं, एक बात याद, अभी मैं उस पर बात करूंगा रेलेवेंसी पे, है ना। जैसे अब मीर कासिम है, तो नवाब बनने से पहले वो कहाँ का सूबेदार था? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर रामनारायण का भी नाम है, अभी मैं आता हूं। इस हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फैक्टर ऑफ रेलेवेंसी। जैसे शेरशाह सूरी के जीवन में दो बैटल बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बैटल ऑफ चौसा और एक बैटल ऑफ कन्नौज, बिलग्राम। इन दोनों बैटलों ने उसे हिंदुस्तान की गद्दी दिलाई। लेकिन उसके जीवन में एक बैटल और बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ सूरजगढ़। वो हुमायूं के साथ नहीं है, वो बंगाल के नवाब के साथ है, लेकिन उस बैटल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो तुम्हारे जीवन में 10-12 मैक्सिमम 5 तिथियां होंगी जो तुम्हें हमेशा याद रहेंगी, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी होगी। जैसे 1929 है, अब दुनिया में ये एक ऐसी डेट है ना जिसको तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ना याद रखो, याद रखना ही है। इतनी घटनाएं हुई इस ईयर के बाद। ग्रेट डिप्रेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न अंधेरे में चला गया, कैपिटलिज्म अंधेरे में चला गया, और पूरब यूएसएसआर, वहां लाइट जल रही थी। अब ये कैपिटलिज्म, ये कम्युनिज्म, जहां कैपिटलिज्म है वहां अंधेरा है, और जहां कम्युनिज्म है वहां रोशनी है। तो पब्लिक किधर देखेगी? रोशनी की तरफ। इससे पहले एक घटना घट चुकी है 1917 में, रशियन रेवोल्यूशन। उसने दुनिया को एक एग्जांपल दिया कि बॉस, सोशलिज्म और कम्युनिज्म विकल्प है कैपिटलिज्म से बचने का। तो एक तरफ तो रूसी क्रांति और दूसरी तरफ पूंजीवादी कैपिटलिज्म अंधेरे में चला गया। इसके बाद तुम इतनी घटनाएं देखोगे, जिन लोगों ने भी कैपिटलिज्म को प्रोटेक्शन दी वो पावर में आ गए। हिटलर पावर में आ गया 1934, मुसोलिनी पावर में आ गया 1930s, भगत सिंह को हैंग कर दिया गया 1931। ये सब इसी का परिणाम है। इस डेट को तुम भूल ही नहीं सकते, इस ईयर को तुम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इस ईयर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और फिर इसी का फाइनल परिणाम हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। ठीक है ना। तो सब कुछ नहीं रटना है, ठीक है, सब कुछ नहीं रटना है। तो धीरे धीरे तुम्हें फैक्टर समझ में आ, जैसे 1739 है बैटल ऑफ करनाल, वहीं से ये जो विदेशी कंपनियां भारत में, इनको सूचना मिली कि इस देश का मुखिया मर चुका है। उसके बाद तुम देखोगे एंग्लो कर्नाटिक वॉर इंपॉर्टेंट है। 1761 बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड
एक शक्ति भारत में और उभर रही थी, मराठा, वो खत्म हो गए। तो उससे ये डिसाइड हो गया कि भाई साहब ये तो रेस से बाहर हो गए खुद ही, बाकी कॉम्पिटिटर तो लड़ ही रहे थे भारत के लिए। थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, हेडिंग डाल लो, 56 to 63, ये 7 years वॉर है यूरोप में। थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, 7 years वॉर। थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेवनटीन 56 to 63, यूरोप में 7 years वॉर चल रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 years वॉर। सेवन ईयर्स वॉर चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। 7 years वॉर शुरू हुआ किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में। प्रशिया एक जर्मन स्टेट है, रशिया नहीं, प्रशिया। शुरू इन दोनों के बीच हुआ। क्यों शुरू हुआ? एक टेरिटरी है सेलिशिया, ये टेरिटरी थे, ये रिच है किसमें? कोल और आयरन में, कोल और आयरन में रिच है ये। डेट देखो 56, क्या चल रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो व्हाट इज द पिलर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? कोल एंड आयरन। ये रिच किसमें है? कोल एंड आयरन में। इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है इस टेरिटरी को लेकर। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच झगड़ा है कश्मीर को लेकर, ऐसे इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ सेलिशिया को लेकर। अब इस झगड़े में फ्रांस एंटर कर गया ऑस्ट्रिया की तरफ से। प्रशिया कौन है? जर्मन स्टेट है, जर्मन, ये जर्मन स्टेट है प्रशिया। फ्रांस के पास अपना कोई रिसोर्स नहीं है, फ्रांस हैज नो रिसोर्सेस। फ्रांस डिपेंड्स ऑन राइनलैंड फॉर कोल एंड आयरन। फ्रांस कोल और आयरन यहां से लेता है, राइनलैंड, और राइनलैंड जर्मन टेरिटरी है। समझो इस बात को। फ्रांस हैज नो रिसोर्सेस, तो फ्रांस डिपेंड्स ऑन राइनलैंड फॉर कोल एंड आयरन, एंड राइनलैंड इज अ जर्मन टेरिटरी। इफ प्रशिया विल बिकम स्ट्रांग, जर्मन स्टेट है वो, तो फ्रांस विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट राइनलैंड। नहीं बात समझ में आई? अगर प्रशिया मजबूत आज हो जाएगा तो फ्रांस राइनलैंड को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो फ्रांस किसके तरफ हो गया? ऑस्ट्रिया के। लेकिन अगर फ्रांस और ऑस्ट्रिया मजबूत हो गए तो यूरोप में इंग्लैंड का इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाएगा, तो इंग्लैंड साथ में हो गया प्रशिया के। ये था 7 years वॉर। शुरू किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रशिया के। फ्रांस किसकी तरफ से लड़ रहा था? ऑस्ट्रिया। इंग्लैंड किसकी तरफ से लड़ रहा था? प्रशिया। बना लो इसको, कुछ भी छोड़ा मत करो, जैसे मैं बनाओ तो बना लो उससे। 7 years वॉर। 47 में ऑस्ट्रेलिया का जो वॉर हो रहा था उस टाइम क्या हुआ था? वॉर ऑफ सक्सेशन था वो तो उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रिया जीता क्या? तुम्हें अपने आदमी को बिठाना होता है। जैसे आज यूपी में इलेक्शन चल रहा है ना, तो हिंदू ठेकेदार, मुसलमान ठेकेदार, ये सब अपने आदमी को बिठाने के फिराक में है। तुम इसका मतलब पढ़े नहीं, होमवर्क नहीं किए जाके? हाँ, तो पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन मतलब कनेक्टिविटी जहां मिसिंग हो, ये तो फैक्ट वाली बात। 7 years वॉर। अब जब यूरोप में वॉर शुरू हुआ तो उसका असर इंडिया पे पड़ा। अगेन काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, ही वॉज अ फ्रेंच गवर्नर ऑफ पांडिचेरी। तो एक तरफ काउंट डी लाली फ्रेंच गवर्नर, और दूसरी तरफ
इन दोनों के बीच शुरू हुआ थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। बट ये देखो टाइम पीरियड 263, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। कौन सी? अरे बैटल ऑफ प्लासी 1757। सुन लो फिर लिखना, डिक्टेट कर देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमलाइन। In Second Anglo-Carnatic War, Clive has succeeded in maintaining the status of English East India Company. This we have discussed yesterday. So the position of English East India Company is strong with the end of Second Anglo-Carnatic War. और उस strong condition में company succeeds in winning Bengal, Battle of Plassey. And Bengal at that time was Kuber of India, the land of। अब एक तरफ तो तुम्हारी ताकत बनी हुई है और दूसरी तरफ भारत का प्रधानमंत्री तुम्हारे पीछे आके खड़ा हो गया, लड़ो हम देख लेंगे। अगले आदमी की तो हैसियत वैसे ही खत्म हो गई ना। और काउंट डी लाली ड्यूप्ले नहीं था। ये पूरा जीवन किसका खेल है? व्यक्तित्व का। अगर डॉक्टर अंबेडकर सोच लेते कि मैं तो दलित हूं, मुझे तो ब्राह्मण, आज तो दलित के पास इतनी सारे राइट्स हैं, उस समय तो कुछ था ही नहीं। क्या सोच रही होगी उस आदमी की? मुझे उस आदमी से सिर्फ एक बात पे लगाव है, उस आदमी की सोच पर। तब तो कोई नियम नहीं था ना, कानून, कि किसी को गाली दोगे, जाति बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा। तब तो ये सब था नहीं। आज कितनी पोजीशन स्ट्रांग है। उस समय उस आदमी का साथ कानून ने नहीं दिया, उसके विचारों ने दिया। मतलब कितनी चुनौतियां रही होंगी उस आदमी के सामने कि ये अपर कास्ट हमको, हालांकि उनके फादर आर्मी में थे, ऐसा नहीं था, लेकिन चुनौतियां कितनी बड़ी बड़ी रही होंगी। उस आदमी ने सोचा होगा कि संविधान सभा मेरे इशारे पर काम करेगी, लेकिन संविधान सभा ने उसके इशारे पर काम किया। वजह क्या थी? शिक्षा। इकोनॉमी से 2 जगह से डॉक्टरेट है, 2 जगह से, एक लंदन से, एक अमेरिका से। लॉ तो छोड़ ही दो, तुम बस उस आदमी की जगह पे खड़े हो जाओ जब वो आदमी क्लास 10th में रहा होगा, कितना ताकतवर मन रहा होगा। मतलब तुम किसी आदमी को क्लास में नहीं बैठने दे रहे हो, पानी नहीं पीने दे रहे हो, और वो राजा बनने के सपने देख रहा है। तुम उस मन की ताकत का अंदाजा लगाओ। यहां तुम अच्छी फैमिली से हो, कार से कोचिंग आते हो और मरे हुए हो, घूम घूम से पूरे मोहल्ले में पूछ रहे हो हमारा हो जाएगा, नहीं होगा तुम्हारा। जिंदगी का सबसे प्यारा पहलू पता क्या है? रिस्क, जो 99% लोग ले नहीं सकते। गारंटी चाहिए हर चीज में। कपड़ा खरीदते 4 बार पूछते हैं, भैया कलर तो नहीं छोड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ले जाओ, कलर छूट जाएगा, दूसरा खरीद लेना। लोगों का बस चले तो जो कार वार खरीदते हैं, चारों तरफ गार्ड लगा दे, चारों तरफ, कि कहीं से भी लड़े, गाड़ी हम मर जाएं, गाड़ी बची रहे। मोबाइल को कैसे बचा के रखते हैं लोग? कवर, टेम्पर्ड ग्लास,
और तुम सब मोबाइल अपने पास रखे होगे क्लास में, मत ले जाया करो। मेरी क्लास में लाओ, क्लास में, मंदिर में, मस्जिद, जहां भी जाते हो मोबाइल मत ले जाया करो। कुछ जगह ऐसी रखो जहां मोबाइल लेके देखो, हमसे ज्यादा बिजी थोड़ी हो। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम मोबाइल रख सकते हो, ये छूट लड़कों को ही है, तब रख सकते हो, लेकिन हमको सबूत देना पड़ेगा। क्यों रखे हुए हो यार? 2-2.5 घंटा कम से कम कायदे से पूरा दिमाग तो लगा दो। व्यक्तित्व का बड़ा रोल होता है, बहुत, सबसे बड़ा व्यक्तित्व ही है। फैजल भाई से कह रहा था कुछ पोस्टर वोस्टर ला के लगा दो, अंबेडकर का लगा दो, भगत सिंह का लगा दो, कम से कम देख के ही आग पैदा हो जाए। डिस्प्ले नहीं था तो पहली बात, ट्रायंगल बनाओ इसके नीचे, तुरंत ट्रायंगल बनाओ, तुरंत इसके नीचे एरो बनाओ और ट्रायंगल बनाओ और 3 पॉइंट लिखो, 3। पहला पॉइंट लिखो, द पोजीशन ऑफ इंग्लिश हैज ऑलरेडी इंप्रूव्ड। The position of English has already improved. Position of English has already improved with the end of what? Second Anglo-Carnatic War. The position of English has already improved with the end of Second Anglo-Carnatic War because of Robert Clive. The position of English has already improved with the end of Second Anglo-Carnatic War because of Robert Clive. पहली पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, 1757 they got Bengal. 1757 they got Bengal. They got Bengal, the Kuber of Hindustan. Kuber inverted comma. 1757 they got Bengal, the Kuber of Hindustan. Kuber means the land of wealth. अब कहां फ्रांसीसी मुकाबला करेंगे इनका? पोजीशन पहले से स्ट्रांग है, पैसे की कोई कमी नहीं है। एंड थर्ड, Count de Lally was not the man of the moment. देखो, Count de Lally was not the man of the moment. Count de Lally was not the man of the moment. Count de Lally was not the man of the moment. In this scenario, इसके नीचे एरो बनाओ। In this scenario, English defeated French. In this scenario, English defeated French in the Battle of Wandiwash. In this scenario, English defeated French in the Battle of Wandiwash. Wandiwash in 1760. English defeated French in the Battle of Wandiwash in 1760, ending the French dream,
ending the French dream to conquer Hindustan. Ending the French dream to conquer Hindustan. अब ट्रायंगल बना लो और वो तीनों बैटल लिख लो. What happened in Saint Thome? Enthusiasm. What happened in Amber? First formula. What happened in Wandiwash? End of claim of French, not French. End of the claim of French on Hindustan. बस इस ट्रायंगल को याद रखो. बस यही हो गया पूरा एंग्लो कर्नाटिक वॉर. Saint Thome is important for enthusiasm. Amber gave the formula, first formula, Kingmaker. Wandiwash ended the claim of French. बस इससे ज्यादा क्या याद रखोगे? Ended the claim of French. French. अब घर जाओ, मतलब अभी बैठो और बीएल ग्रोवर उठाओ, उसको पढ़ो वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन, एंड व्हाटएवर फैक्ट इज मिसिंग यही ऐड कर लो. जैसे लाली ने क्या गलतियां की, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि काउंट लाली वाज नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट, वो उस समय का आदमी नहीं था, वहां क्वेश्चन मार्क लगा दो. लगाओ वहां पे जहां लिखे हो काउंट लाली वाज नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट, वहां क्वेश्चन मार्क लगा दो. फिर उसकी गलतियां देखो क्या क्या थी. फिर वहां से हैदराबाद से अपने अधिकारी को हटा दिया. वहां क्वेश्चन मार्क लिखो जहां लिखा है काउंट लाली वाज नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट, क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्यों. और जब घर जाके बीएल ग्रोवर पढ़ना तो उसका आंसर निकाल लेना. बस पूरा खेल कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. उसके बाद किसी को पकड़ के सुनाओ, फिर लिखो कागज पे, सिर्फ नोट्स वोट जला दो. इतना ही रखो अपने पास, बस इतना, बाकी ध्यान रखो. तुम क्या करते हो, इतना फाइल में रखते हो, यहां खाली है, तभी तुम्हारे मारे घूम रहे हो. इतना नोट्स बनाओ, बस इतना. एक पेज पे बड़ा सा ट्रायंगल बनाओ और तीनों लिखो, और लिखो नोट्स ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, एंग्लो कर्नाटिक वॉर, लगा लो फाइल में. या इस ट्रायंगल की फोटो खींच के अपने मोबाइल में अपलोड कर लो. पीवीआर में बैठो, मूवी चल रही, वहां देखो क्या चल रहा था, तो लोगों को लगेगा तुम मूवी देख रहे हो और तुम रिकलेक्ट कर रहे हो किसको, एंग्लो कर्नाटिक वॉर को. और ऐसे मोबाइल में पूरा मॉडर्न इंडिया का डायग्राम भर लो और मौसी के यहां रहो 10 दिन, रिवाइज कर लो. कह दो पबजी खेल रहे. इतना कागज में रखो, बाकी सब यहां रखो. और यहां रखने के लिए दो काम करना पड़ेगा. एक तो लिखना पड़ेगा. आई हैव सेड यू कैन रीड विदाउट थिंकिंग, यू कैन नेवर राइट विदाउट थिंकिंग. पर तुमको मेंस का आंसर लिखना है आज ही से. सर वो मेंस का आंसर पहले पढ़ तो लो पूरा, लेकिन लिखना पहले दिन से है. ये पूरी स्टोरी लिखनी है, फिर उसको फाड़ के फेंक दो. आजकल के जो लोग तैयारी करते हैं उनके पास इतने इतने नोट्स होते हैं, यहां खाली है. कुछ पूछ रहे थे. So if English was very strong, so how did mainly planning captured Saint Thome? सेंट थॉम, So Saint David. मुंबई. Yes. कहां पे सेंट डेविड? He captured अरे जब लड़ाई चलती है ना, 1758. अब देखो ऐसा है, जब लड़ाई चलेगी तो दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं तो सेटबैक मिलेगा ना. ऐसा थोड़ी है कि बस तुम ही जीतते चले आ रहे हो. हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो राणा प्रताप ने भी तो परफॉर्म किया, लेकिन फाइनली विक्ट्री किसके हाथ में रही? अकबर के हाथ में. लेकिन वो आदमी डिसीजन नहीं ले पा रहा था बड़े बड़े, जैसे ड्यूप्ले डिसीजन ले रहा था उस तरह के वो डिसीजन नहीं ले पा. उसकी वजह थी ना, ड्यूप्ले के पास विजन था, इसके पास विजन नहीं था.
ये तो सोच रहा था ऐसे ही लड़ाई चल रही है आपस में, ना ना, अब ऐसे ही लड़ाई नहीं चल रही है। ये बात ड्यूप्ले को पता थी कि मुझे हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, ये सपना उसका था। अगर ये बात फ्रेंच गवर्नमेंट को पता चल जाती कि ड्यूप्ले क्या सपना देख रहा है, तो शायद फ्रांसीसी सरकार होती भारत में। लेकिन उस वक्त जो वो सपना देख रहा था वो किसी को पता ही नहीं चला, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं मिला। तुम कभी कभी ऐसी ऐसी बातों को सामान्य घर में पैदा होते हो और बड़े बड़े खेल को समझते हो, लेकिन तुम्हारे अगल बगल के लोग नहीं समझ पाते, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप। मोदी जी ने अगर क्लास 10th में कहा होगा अपने माँ से कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो हो सकता है 2-3 डंडा मारी हो उनकी माँ कि दिन में मत पिया करो। यहां क्लर्क का एग्जाम निकालना मुश्किल है और तुम प्रधानमंत्री बनोगे, दोपहर में लगा लेते हो। लेकिन उस आदमी को सूत्र पता चल गया था, जिसको भी सूत्र एक ही है, सूत्र एक ही है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, और कोई सूत्र ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि दोनों की ताकत एक चीज तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, उत्साह, और उस उत्साह के बल पे तुम इतना कांड करोगे ना, या तो मार दिए जाओगे या राइज कर जाओगे, दोनों ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 है। तुम कुछ पूछ रहे थे? 7 years वॉर, इमीडिएट कॉजेज यही था कि काउंटी लाली भारत पहुंचा। जब भारत आया, तुम पढ़े नहीं भैया, बीएल ग्रोवर पढ़ो यार। ऐसे इमीडिएट कॉज क्या है फर्स्ट वॉर का, कि इन्होंने मद्रास को घेर लिया। तो जब जब वहां झगड़ा होगा तो उसका असर भारत पे पड़ेगा ना, तो उसने इसके बेड़े को, अंग्रेजी बेड़े को तो हमला कर दिया, यहां भी वॉर शुरू हो गया। तो तुम्हारे पापा और चाचा गांव में रहते हैं और तुम दोनों भाई हो, कजन, तुम यहां रहते हो, तुम्हें पता चला वहां गोली चल गई, तुम यहां निकाल लिया एक दूसरे के ऊपर। तो पहले वॉर का कॉज क्या है? वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या है? मद्रास। ये सब तुम्हें एक्सटेंशन करना है, ऐड करना है, लिखना है कि शुरुआत तो हुई यूरोप की वजह से, लेकिन भारत में मुद्दा क्या था? मद्रास। तभी तो मैंने परसों किताब मंगवा दी कि यहां से जाओ, इसको पढ़ो, क्योंकि मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, और जो लगन लिखाना है तो इसी में से 10, 20, 50 नोट करके पॉइंट आके डिक्टेट कर दें, उससे फायदा क्या होगा? ये सीख रहे हो जो अभी क्लास चल रही है, दिमाग में दर्द हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा नहीं? और अगर मैं 20 पन्ना ले आऊं यहां पे और डिक्टेट करूं, तो तुम्हें फील तो होगा कि बहुत बहुत मिल गया यार, पर तुम अंदर से खाली रहोगे। यही फर्क है ना पुरोहित परंपरा में और सेंट परंपरा में। पंडित तुम्हारे घर आता पूजा कराने, कोई भी पूजा, तो तुम्हें फील होता है कि बड़ी जबरदस्त पूजा हुई यार। और पैराफर्नेलिया ही ऐसे करता है, पूरा चक्र वक्र ऐसे बना के, बीच में गौरी शंकर और पत्थर और बेल पकड़ता, सारा सामान लेकर आओ, और तुम बस ऐसे बैठ के देखते हो। तो तुमको फील होता है कि कुछ हो रहा है बॉस, और फिर मंत्र वो पढ़ता है संस्कृत में जो तुमको आती नहीं। लेकिन जब तुम बुद्ध के पास जाते हो, कहते हैं यार देखो, ड्रामेबाजी बंद करो, आंख बंद करके बैठना शुरू कर दो। वो लगता है आंख बंद करने सब हो जाएगा। हाँ, बुद्ध तुमसे कुछ करने के लिए कहते हैं, पंडित कहते तुम मत करो, पैसा लेके बैठ जाओ बस, हम करेंगे। और ये परंपरा सारे धर्मों में है, ऐसा नहीं हिंदुओं में है, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में। दो लोग हैं हर जगह, एक पुरोहित, एक संत। संत कहता है तुम काम करोगे, तुम मरोगे, मैं तरीका बताऊंगा। इसलिए संतों के पास लोग नहीं जाते। यार प्राणायाम करने के लिए कह रहे हैं,
अब कबीर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। यहां घर बनाने की तमन्ना है, तुम जलाने की बात कर रहे हो। कौन जाएगा कबीर के साथ? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी, ये आग जला के रखे हैं, अपना घर फूकना है तो मेरे साथ आओ। पुरोहित क्या कहता है? क्या हो बताओ क्या हुआ? सर 2 बार प्री दिया नहीं हुआ। हाँ काल सर्प की पूजा कराओ, तुम्हारा राहु बहुत खराब चल रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, पुरोहित परंपरा में तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसलिए वहां बड़ा आराम फील होता है। एक अंगूठी पहन लिए, कभी कोई तो 3-4 पहनाता है, पुखराज पहना दिया, नीलम पहना दिया, माणिक्य पहना दिया, अब हिला के घूम रहे हो। हम भी कभी कभी पहनते हैं। हम जब अंगूठी पहन ले तो समझ लो मेरी माँ आई हुई है, अगल बगल है कहीं, बनवाती है ना अंगूठी अंगूठी, तो पहन करो डिस्टर्ब आदमी हो तुम जी। तो जब वो दिल्ली आती है तो मैं अंगूठियां पहन लेता हूँ, उन्हें लेना तो पहले यही देखती है अंगूठी पहने होगी नहीं। हाँ तो मैं हाथ भी आगे ऐसे कर देता हूँ, ऐसे असर कर रही, बहुत बहुत असर कर रही। 500 करोड़ का टेंडर मिला अमेरिका में, देखा? पहले ही कह रहे थे, क्लास 9th 10th में थे शायद, तो सबके यहाँ सत्यनारायण व्रत की कथा होती। शुरू से मेरी आदत है सवाल पूछने की, चक्कर में बहुत मार खाया हूं। तो वो बांधते ना रक्षा, हाँ कलावा, पता नहीं अभी है नहीं, वैसे मैं बांध के रखता हूँ हमेशा। पंडित जी क्या बांध लो, क्रिकेट मैच होने जा रहा था, मैं जल्दी में था, बैट स्टंप लेने आया था, वो कहा बांध लो, लेकिन बांधो दो तुम। तो हमने ऐसे गुस्से में पूछा, मैंने कहा कि इसको बांधने से क्या होता पंडित जी? बांधने हर इच्छा पूरी होती। हम क्या आपकी हुई? अब बताओ इसमें गलत क्या पूछे यार? उससे माता जी हमारी 2-3 स्टंप मार दी खींच के। तो तुम सिवाय बदतमीजी को, तो तुम्हें मेहनत करना, तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है, तुम्हें लड़ना है। अब कर्नाटिक वॉर में ये डिसाइड हो गया कि हिंदुस्तान पर असली दावा किसका? थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद फ्रांसीसी गेम से बाहर, और कर्नाटिक से अंग्रेजों ने सीधे जंप लगाया। लिखो, चेंज द पैराग्राफ एंड राइट, द एंड ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर decided the end of third Carnatic war decided that English end of third Carnatic war decided that English are the real claimants, दावेदार, decided that English are the real claimants for Hindustan. English are the real claimants for Hindustan, and from Carnatic they directly turn towards Bengal. ठीक, तो next heading Bengal, next heading Bengal, towards, so from Carnatic they turn towards Bengal. Next heading Bengal, new heading Bengal, लिख लो बगल में, चैप्टर नंबर 5, बीएल ग्रोवर, चैप्टर नंबर 5 बीएल ग्रोवर। अब किताब पढ़ने का मजा आ रहा है? अब चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। चलो बंगाल कर लो, फिर प्री और मेंस का पेपर देते हैं, दोनों का एक साथ। मतलब हमने ये एम बनाया जय जवान जय किसान में कि तुमको
स्कूल का पैटर्न बना देंगे, स्कूल का, जैसे स्कूल में होता है ना कि मारना है, होम वर्क ना करे लड़का तो 3-4 बाउंसर रखना है, मारना है। कल हम लोगों ने जो प्लान बनाया है आपकी बार, वो पूरा फॉर्मेटिंग ही स्कूल लेवल की है, मारना है। कहीं से नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ना है तो दूसरे कोचिंग में चले जाओ, पैसा तुम्हारा, यहां बैठ के क्या करोगे। किसी भी नए काम में ना अगर निकम्मे ज्यादा आ जाएं तो तुमको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि कुछ तो करेंगे नहीं, और जब खुद कुछ नहीं करेंगे दूसरों को ब्लेम करेंगे। तो इस प्लान का सबसे अहम पहलू है कि मारना है ऑफलाइन क्लास में। काम काहे नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपने से तो ना करोगे। वो हम हिंदुस्तानियों की आदत, हम बिना प्रेशर के काम ही नहीं करते, वो हम सबका नेचर है। एक अपवाद स्वरूप कोई आदमी होगा, वरना वो हमारा नेचर है हम सबका। जब तक दबाव नहीं होता तब तक हम काम नहीं करते। बंगाल, द लैंड ऑफ कुबेर, that is wealth, question mark, why? Bengal before Plassey was the land of Kuber, that is wealth. Why? First reason, fertile plains, fertile plains, fertile, गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड, गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब। तो मैप देखो भारत का, फिजिकल मैप, और उस एरिया की ग्रीनरी देखो, एक्सट्रीम ग्रीन, फर्टाइल प्लेन्स। सेकंड, हैंडीक्राफ्ट, आज भी बंगाल का मलमल, सिल्क, आज भी टिल टुडे हैंडीक्राफ्ट। एंड इन इंडिया हैंडीक्राफ्ट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंटीग्रल पार्ट, भारत की अर्थव्यवस्था का इंटीग्रल पार्ट है हैंडीक्राफ्ट। क्यों? सुन लो यहीं पे, इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चर गिव्स पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट, 4 महीने की एम्प्लॉयमेंट, 4 महीना, तो बाकी 8 महीना तो वो जो किसान काम कर रहा है ना खेत में, वही वीवर भी है। हैंडीक्राफ्ट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम एक काम गांधी जी ने किया था, बाबा रामदेव ने भी उसको किया, बाबा रामदेव किया तो उन्होंने बहुत अच्छा, मेंटेन नहीं कर पाए। जैसे जो डे टू डे एसेंशियल्स हैं, साबुन है, तेल है, शैम्पू है, अगर ये सब हम अपनी कंट्री में अच्छा बना लें तो इसको इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? कपड़ा है, कॉटन तो हमारे ही होता है ना, कॉर्नफ्लेक्स है, ऐसा नहीं हमारा सारा पैसा तेल इंपोर्ट करने में ही जा रहा है। हम कॉर्नफ्लेक्स से लेकर बोइंग तक सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। बाबा ने एक बड़ा अच्छा मूवमेंट शुरू किया, 2 काम बाबा ने बहुत अच्छा किया। एक तो प्राणायाम को यूनिवर्सल बनाया, और जबरदस्त चीज है, अगर आप रेगुलरली करते हैं और कायदे से करते हैं तो आपको रिजल्ट देगी वो। और दूसरा काम बाबा ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ गुड्स पर उन्होंने ध्यान छोड़ दिया बाद में। वो पूरे डिमांड को फुलफिल करने लगे, नहीं हो पाएगा। जितनी पॉपुलेशन कंट्री में है ना, सब देसी घी नहीं खा सकते,
लेकिन डिमांड सबकी है। इतनी गाय कहां है कि 1 अरब 50 करोड़ लोगों को तुम देसी घी खिलाओगे? तो 70% घी तो नंबर 2 का होगा ही, होना ही है। कहां से खिलाओगे? हैंडीक्राफ्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री। 4 months employment in agricultural activity. So for the next 8 months, so a person who is a farmer, side by side he is also a craftsman. वो पॉटर भी है, वो वीवर भी है, वो लेदर वर्कर भी है। और थर्ड रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉक्सिमिटी, मतलब क्लोजनेस, नजदीकी, ब्रैकेट में लिख लो नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी विद इंडो चाइना। एंड इंडो चाइना, बर्मा, भूटान, लाओस, वियतनाम, इंडो चाइना, एंड दिस एरिया वाज कॉल्ड एज गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। क्योंकि यहां से 2 चीजें भारत में, बंगाल में आती थी। पहला सिल्क चाइना से, और दूसरा स्पाइसेस। इंडो चाइना, एंड बोथ द थिंग्स हैड अ ग्रेट डिमांड इन यूरोप। दोनों चीजों का सबसे ज्यादा डिमांड कहां? यूरोप में। और दोनों चीजों के बदले क्या मिलता था? सोना। 3 रीजन। इसलिए जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसने 2 इलाकों को सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश की, एक गुजरात और दूसरा बंगाल। तुम इतिहास पढ़ोगे ना, तो जो भी दिल्ली में बैठेगा उसका पहला टारगेट 2 इलाके होंगे, एक गुजरात कि सारा ट्रेड कब्जे में आ जाए पश्चिम का, और दूसरा बंगाल। तो बिफोर बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल वॉज अ लैंड ऑफ कुबेर, दैट इज द लैंड ऑफ वेल्थ। रीजन क्लियर? नाउ टुडे everyone wants to go to United States of America. No one wants to go to Afghanistan. जहां भी प्रॉस्पेरिटी होगी ना, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, लोग वहां जाना चाहेंगे। ये लॉ है। यूपी का आदमी मजदूरी करने बंगाल नहीं जाएगा, पंजाब जाएगा। प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है। इंडिया का आदमी मजदूरी करने पाकिस्तान नहीं जाएगा, यूरोप जाएगा। अमेरिका जाएगा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। सबसे ज्यादा महंगे वहां पे हैं डोमेस्टिक वर्क, जो घरों में नौकर काम करते हैं ना, इंडिया में तो इनकी वैल्यू ही नहीं है। अभी भी बहुत सारे घरों में जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ खाने कपड़े के लिए करते हैं, इतनी गरीबी है। अमेरिका में नौकर रखना मतलब सफेद हाथी रखना। तो सर कहना पड़ेगा आपको, डिग्निटी ऑफ लेबर। सर नहीं दी। डिग्निटी ऑफ लेबर है। हिंदुस्तान में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग डिग्निटी ऑफ लेबर को नहीं समझते। कॉन्सेप्ट को मिर्जापुर सीरीज में दिखाया गया है, डिग्निटी ऑफ लेबर को। गुड्डू भैया कहते हैं अखंडानंद त्रिपाठी से कि कालीन भैया हम आपके लिए काम करते हैं, आपके नौकर नहीं हैं। बिल्कुल सर्विस दे रहे हैं, तुम सर्विस चार्ज दे रहे हो, खत्म। तुम्हें काम नहीं लेना, तुम भी अलग हटो, हम भी अलग हटे, लेकिन तुम बदतमीजी नहीं करोगे मेरे साथ।
तो जैसे आज पूरी दुनिया अमेरिका जाना चाहती है, ऐसे उस वक्त जितनी यूरोपीय कंपनियां भारत में थी वो सब बंगाल आना चाहते थे। और 1651 इंग्लिश established their फर्स्ट फैक्ट्री। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में बनाई, कहां? हुगली। 1651 इंग्लिश established their फर्स्ट फैक्ट्री इन हुगली। पूरी लाइन लिखो, इनबॉक्स करो उसको। 1651 इंग्लिश established their फर्स्ट फैक्ट्री इन हुगली। English established their first factory in Hooghly. हुगली। तो 1651 में पहली फैक्ट्री बनाई और उसी साल इन्हें एक तोहफा मिल गया, पहला तोहफा, फर्स्ट गिफ्ट 1651 में। किसकी वजह से? डॉक्टर बाउटन की वजह से। डॉक्टर बाउटन किसने दिया? शाह शुजा ने। कौन है ये? शाहजहां का बेटा। ही इज द सन ऑफ शाहजहां, गवर्नर ऑफ बंगाल। 1651, right. 1651 East India Company got its first gift. 1651 East India Company got its first gift because of Dr. Boughton. East India Company got its first gift because of Dr. Boughton. By Shah Shuja. Shah Shuja, governor of Bengal and son of Shahjahan. By Shah Shuja, governor of Bengal and son of Shah Shuja. Son of Shahjahan. अब शाह शुजा की बेटी बहुत बीमार थी, डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। हिंदुस्तानी राजा, तो जब डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया तो एज अ रिवॉर्ड शाह शुजा गेव बंगाल, बिहार, ओडिशा, right to trade in Bengal, Bihar, Orissa, just for the sum of rupees 3000 per year. ये पहला गिफ्ट था। लिखो, Dr. Boughton succeeded in curing the royal lady. Dr. Boughton succeeded in curing, C-U-R-I-N-G. Dr. Boughton succeeded in curing the royal lady, and as a reward, Shah Shuja gave the right to trade. Shah Shuja gave the right to trade to EIC. EIC मतलब East India Company. Shah Shuja gave the right to trade to EIC in Bihar, Bengal and Orissa. In Bengal, Bihar and Orissa, just for the payment of rupees 3000 per year.
just for the payment of rupees 3,000 per year. सबसे कीमती चीज मनुष्य के जीवन में क्या है तुम्हारी नजर में? तुम्हारी नजर में बोलना मत यार, तुमसे पूछेंगे तो बता रहा। अच्छा ठीक है। हाँ, कोरोना वाले तो ऑक्सीजन बोलेंगे ही। सही कह रहा हूं, बहुत तो ऑक्सीजन के चक्कर में मर गए। बहुत लोग ऑक्सीजन के चक्कर में मर गए। कुछ चीजें हैं, कुछ शब्द हैं, अगर तुम उन्हें समझने लगो तो तुम्हारी जिंदगी की आधी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाए। जैसे एक शब्द है कीमत। कभी कभी तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम किस चीज की कितनी कीमत है। ये शब्द बड़ा प्यारा है, कीमत। एक शब्द है इंटरेस्ट। ये सब शब्द बहुत प्यारे हैं, और अगर तुम्हें ये सब शब्द समझ में आने लगे, तुम्हारी जिंदगी की मेजर प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि समय तो बहुत है हमारे पास, हमारी उम्र कितनी, सोचो 22 साल बीत गया, पता चला अगला 22 भी बीत जाएगा। समय, अपना समय किसी को मत दो। मैंने गलतियां की, मैंने कहता हूं मैंने नहीं की, मुझे पता नहीं था। तुम कहते हो ना ध्यान से क्या पता चलता है, यही सब चीजें पता चलती हैं। अपना समय किसी को मत दो। अकेले बैठे रहो, जीवनी पढ़ो, जीवनी पढ़ो, घूमो, यहां से आगरा चले जाओ पैदल, तो कुछ तो फायदा होगा ना तुम्हारा, कुछ तो होगा। शरीर ही मजबूत होती चली जाएगी। समय बहुत कीमती है, और जैसे जैसे, और उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो पता नहीं चलने देता कि मैं जा रहा हूं। तुम दुनिया में जिन चीजों को वापस नहीं ला सकते, बस वही कीमती है। कीमत की यही परिभाषा है। जैसे सांसें चली गई, फिर नहीं ला सकते। सारा प्राणायाम का खेल सांसों पे तो टिका हुआ है, सारा ध्यान का खेल सांसों पे टिका हुआ है। सारा ध्यान, सांस और मन, इतना गहरा संबंध है दोनों का। अगर तुम इसको रोक लो, ये रुक जाएगा। अगर तुम इसको रोक लो, इसको, ये अपने आप रुक जाएगा। और जब यहां भाव बदलते हैं तो ये भी बदलता है। गुस्से में सांसें बहुत तेज चलती हैं, इनका इतना गहरा संबंध है, इतना। सारा ध्यान का खेल इस पे टिका हुआ है। अब मन पता नहीं कहां है, ये पता ही नहीं कहां है, इसका पता ही नहीं। विचार कहीं यहां से निकलते हैं, लेकिन कहां है वो नहीं पता। कहां से आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं, ये दोनों चीजें नहीं पता। इस पे तुम होमवर्क कर ही नहीं सकते। फिर लोग आते हैं ना, मन को कैसे कंट्रोल करें, कहां है, नहीं ये तो नहीं पता कहां है। इस पे तुम काम कर ही नहीं सकते, तो बचा क्या ये। अगर तुम इस पे काम करना शुरू कर दो तो ये तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान की एक बहुत बड़ी प्रक्रियाओं में से एक है। तो जब आदमी इंजेक्शन वगैरह लगवाने जाता है तो अक्सर सांस रोक लेता है।
हम तो अकेले जाते लगवाने, चिल्लाएंगे बच्चे हमारे देखेंगे। छोटी वाली बेटी बोलती कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इंजेक्शन से डरते हो? और वो नहीं डरती। मुझे इंजेक्शन दिखाई पड़े तो पूरे पसीने में, चाहे -डिग्री में टेम्परेचर हो, पसीना आ जाएगा। तो टीका लगना था इसका, कोरोना का, तो समझ लो मैं आधे घंटे बैठा रहा। मैंने कहा पहले इनको लगाओ। सिस्टर बोली अरे कुछ नहीं होगा सर। आपने कहा नहीं, पहले मैं इनको देखूंगा इनके साथ क्या होता 15 मिनट। यार डर सबको लगता है, जिसको नहीं लगता है वो पागल है। कहे हमारे बाबा शेर से लड़ गए, बोले क्या हुआ? बोले चीर फाड़ के खा गया। डरना भी जरूरी है। $3000, बोलो 3000 रुपए दो, पूरे साल पूरे इलाके में ट्रेड करो। पहला मौका जब उन्होंने बंगाल की समृद्धि को करीब से देखना शुरू किया। दूसरा गिफ्ट मिला 1698 में। किसने दिया? आज़िमुश शान ने दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल आज़िमुश शान। इसने दिया। इसने क्या गिफ्ट दिया? इसने 3 गांव गिफ्ट में दिए, गोविंदपुर, सुतनाती, कालीकट। काली के लिखोगे, सी नहीं लिखोगे। वो कैलीकट जो है साउथ में है, कालीकट और कैलीकट में फर्क है। गोविंदपुर, सुतनाती और कैलीकट का जो पुराने प्रोपराइटर उनको 1200 रुपए दिया करो, बाकी तुम लोग रखो। यही बाद में बना कैलकटा। जमींदारी दी आज़िमुश शान ने, जमींदारी। ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार बन गई। आज़िमुश शान कहा? गवर्नर था बंगाल का, मुगल गवर्नर। कंपनी बन गई गवर्नर, और कंपनी बन गई जमींदार। गांव में पहुंच गई, और जब गांव में पहुंच गई तो इसने देखा कि अरे यार इतनी प्रॉस्पेरिटी। हमने 1980 का भारत देखा, 1980 का, हो सकता है 1640 का भी देखा हो, लेकिन मुगल काल की अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी समृद्धि। देश है ही है समृद्धि का। क्या नहीं होता इस कंट्री में? एग्रीकल्चरल कंट्री, रिसोर्स वाली कंट्री, ह्यूमन रिसोर्स की कंट्री, एनिमल हस्बेंड्री की कंट्री। 1980 में हम नाना के घर जाते थे, हर घर में खाना खाते थे। आज तो है ही नहीं वो सब हिसाब किताब। किसी के घर में भी दूध पी लेते, किसी के घर में। आज तो दूध ही नहीं है। हमने 1980 की प्रॉस्पेरिटी देखी गांव में। मतलब ऐसा है कि अपने ही नाना के घर में खाना, मतलब पूरा गांव नाना हो गया, पूरे गांव के लोग मामा हो गए। किसी भी घर में क्या, वो छोटी वाली बाल्टी होती थी, बैठ गए, गाय लग रही है, डाल दिए उठा के, पी लिए, बाल्टी फेंक दी। इतना प्रेम था गांव में लोगों में। मतलब किसी एक घर में अगर रिलेटिव आता था वो सबका होता था। हाँ, सबके घर का, सबका, सब इज्जत करते थे। अब तो अपने घर में ही खाने को नहीं। और इन लोगों ने उस दौर की बंगाल की समृद्धि देखी गांव में।
फिर तो इनको पता तो था ही, फिर तो इनका जी तड़प उठा कि अरे यार अगर ये प्रांत हमारे कब्जे में आ जाए। और तीसरा सबसे बड़ा गिफ्ट दिया 1717 में, किसने? मुगल गवर्नर फारूक सियार ने, अरे सॉरी, मुगल एम्पर फारूक सियार। फारूक सियार इसने क्या किया? ये जो पुराने गिफ्ट थे इनको कंफर्म कर दिया। ही कंफर्म्ड द ओल्ड ग्रांट्स टू द कंपनी। फारूक सियार कंफर्म्ड, लिखो, ही कंफर्म्ड द ओल्ड ग्रांट्स टू द कंपनी। ओल्ड ग्रांट्स, जो पुराना गिफ्ट मिला था उसको कंफर्म कर दिया एज अ मुगल एम्पर कि ठीक है मैं भी कंफर्म कर रहा हूं। प्लस he gave the gift of दस्तक। 1717। इसके पीछे भी एक कहानी है, फारूक सियार के पीछे भी। ये एक एसटीडी से परेशान थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ हो गया होगा, इन्फेक्शन वगैरह। तो एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसने इनको ठीक किया। अरे फिर तो सबसे ज्यादा कीमत हिंदुस्तान में सेक्स के दवाओं की है, और सबसे ज्यादा मांग भी, और सबसे ज्यादा विरोध भी। तुम जब बाहर की किसी कंट्री में जाओगे ना, तुम बड़ा आश्चर्य करोगे, यार यहां कोई कमजोर आदमी नहीं रहता क्या? तुम टहलो उस कानपुर शहर में, दीवालों पे जो लिखा है इनको पढ़ो, निराश पुरुष मिले। चार चीजें तुम मन के बल पे करोगे: लड़ाई, पढ़ाई, पूजा और प्रेम। चार। लड़ाई, तो एक गाड़ी किसी गाड़ी से लड़ गई, सामने वाला उतरा AK-47 लेके, तुमने ईंटा उठा लिया, उसने कहा मारना मत, AK-47 लिया है। इसीलिए तुम भगवान को मानते, गन तो खरीद लोगे, हिम्मत कहां से लाओगे? वियतनाम का युद्ध पढ़ो, अमेरिका वियतनाम का युद्ध, इंडो चाइना नहीं, वियतनाम, वियतनाम। अच्छा हाँ, इंडो चाइना, ठीक ठीक। वियतनाम वॉर पढ़ो, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे पत्थर उठा के अमेरिकन फाइटर पे मारते थे, पत्थर उठा के फाइटरों पे मारते थे, फाइटर पे उतर। ये कहां से लाओगे? कौन सा मंत्र पढ़ोगे? ये चार चीज तुम मन के बल पे करोगे। इसलिए तो बार बार कहता हूं कि मन और शरीर जरूर इस्तेमाल कर लो, नहीं तो एग्जाम तो छोड़ो, हर जगह हार जाओगे। और कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा यार अगर IAS नहीं बनोगे तो? कि हिमालय पिघल जाएगा सर। अच्छा, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, अपना पूरा दो, एफर्ट करो। हम तो कर्म ही कर सकते हैं ना। कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं, फल हमारे हाथ में है ही नहीं। इंसान की परेशानी की वजह क्या है? वो फल को अपने हाथ में रखना चाहता है ही नहीं। नहीं तो भगवान का अस्तित्व तो ना खत्म हो जाए, कुछ चीजें उसे भी तो अपने हाथ में रखनी थी, नहीं तो वो कैसे साबित करता कि मैं हूं?
अगर हर काम इंसान चाहता और कर लेता, भगवान को मानता भी, मानता ही नहीं। लेकिन जहां वो असहाय हो जाता है, सबसे ज्यादा पुजारी तुम्हें मंदिर में नहीं मिलेंगे, अस्पताल में पड़े हैं बिस्तर पे, भैया ठीक हो जाए तो डेली नमाज पढ़ेंगे, वो बात की बात है, पता नहीं पढ़ो कि ना पढ़ो, नहीं भैया पढ़ेंगे भैया, भैया आप बस ठीक हो जाए तो प्राणायाम शुरू कर देंगे, नहीं अब नहीं ठीक हो गए, अरे ऐसा ना कहे भैया। इसे तुम रिक्शा वाले से बात करो कि पैसा पा जाओगे तो क्या करोगे, मान लो भगवान तुम्हें 100 करोड़ रुपए दे दे, भैया हॉस्पिटल खुलवाएंगे। हर गरीब आदमी, हर गरीब आदमी का यह सपना होता है कि जब अमीर हो जाएंगे तो अच्छे काम करेंगे, और जब वो अमीर हो जाता है तो पता नहीं कहां भूल जाता है वो उस बात को। इलाहाबाद, दिल्ली में बहुत ऐसे लड़के थे कि एक बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आईएएस बन जाएंगे तो फ्री कोचिंग चलवाएंगे गरीब बच्चों के लिए। अच्छा, फ्री, पैसा नहीं लेंगे, अच्छा। सब पता नहीं कहां गायब हो गए। सबसे ज्यादा रिलीजियस गरीब आदमी दिखाई पड़ेगा तुम्हें, भगवान भी समझता है कि काहे सुबह शाम भजन गाए रहते हो। एक तोता था, तो रामायण रामायण पढ़ता था, गीता पढ़ता था, रामायण पढ़ता था, पंडित जी का तोता था। पंडित जी के घर में बगल में एक मौलवी साहब रहते थे। पंडित जी कहते थे, देखो पंडित, देखो मौलवी, हमारा तोता भी रामायण पढ़ता है। अरे बोले, 2 कौड़ी का तोता है तुम्हारे, बदतमीज है। पंडित जी ने कहा, बदतमीजी मत करना, तोता हमारा धार्मिक है। बोले पंडित जी, एक दिन एक झटके में प्रूव कर सकता हूं कि ड्रामेबाज है तुम्हारा ये, बहुत बड़ा इसके झांसे में मत आना। पंडित जी ने कहा, प्रूव करो। मौलाना कहीं से एक तोती ले आया, और उसने उस तोती जो है उस तोते के पिंजरे में डाल दी। पूरा दिन बीत गया, तोता कुछ बोला ही नहीं, ना रामायण न गीता, कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। पंडित जी बेचारे सन्नाटे में आ गए कि ये क्या हो गया यार। 3-4 दिन बीता, पंडित जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर पंडित जी ने तोते से पूछा कि क्यों है, तू आजकल हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता? कहा, जिसके लिए पढ़ रहे थे वो आ गई, अब जरूरत ही क्या है। फर्क से यार, पुराने सारे ग्रांट्स कंफर्म कर दिए और एक नया गिफ्ट दिया, दस्तक। और ये दस्तक, राइट, दिस दस्तक बिकेम, दस्तक, this dastak became the major issue of tension, major, this dastak became the major issue of tension between, major issue of tension between Bengal Nawabs and East India Company. This dastak became the major issue between Bengal Nawabs and East India Company. Dastak means pass. दस्तक मतलब पास। अब तुम आईएएस बन गए, कानपुर के कलेक्टर हो, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार तुम्हारे यहां घूमने आए हैं, तुमने पीवीआर में मॉल में फोन किया कि मेरे 4 रिश्तेदार जा रहे हैं, पास भिजवा दो। जी साहब, उन्होंने 10 पास भिजवा दिया, आपके रिश्तेदारों ने पास दिखाया, टिकट नहीं लेना पड़ा, पैसा बचा।
हैं? अरे बहुत रिश्तेदार आएंगे, अभी तो नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन उसके बाद जब सिलेक्शन ले लोगे तो कंट्री के बाहर से आएंगे। तुम दुखी होते हो ना कि इस वक्त तुम्हें कोई एंटरटेन करने वाला, भाई साहब बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास कोई है नहीं। अगर तुम भगवान के आशीर्वाद से अमीर घर से बिलोंग करते हो तो भी बहुत कम पैसा अपने पास रखा करो, पैसा रखा ही मत करो, रखा ही मत करो। पैसा नहीं रहेगा, कोई तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगा। लोग ज्यादा साथ में रहते हैं, उधार मांग लो। दो दो चार चार पांच पांच हजार मांग लो, लौटाओ ही मत, कोई नहीं आएगा तुमसे मिलने। जब तुम शहद रखोगे तो मक्खियां आएंगी। स्टूडेंट लाइफ में मिनिमम पैसा रखना चाहिए, मिनिमम रखना ही नहीं चाहिए। हम इलाहाबाद में थे, पैसा आता था 4 तारीख को खत्म, 1 तारीख को आता था, 4 को खत्म। ब्रजेश भाई चाय वालों को दे दिया, सुरेश पान वाले को दे दिया, सबका खाता चलता था ना। सब्जी वाले को पैसा दे दिया, खत्म, मेस में दे दिया। 4 तारीख की शाम को खाली। फिर पूरे महीने पढ़ाई छोड़ के करना क्या, पैसा है ही नहीं। उसमें कोई सीनियर उनियर आता था, पुराना सिलेक्टेड सीनियर, या घर से कोई और रिश्तेदार आ गया, वो एक्स्ट्रा पैसा दे गया 200-500 रुपया, उसमें अय्याशी होती थी। इलाहाबाद में सिनेमा हॉल था, पैलेस सिनेमा हॉल, उसकी टिकट थी 10-11 रुपए की मूवी की। तो रात में 9 से 12 आते थे, एक साइकिल पे 3 लोग बैठ के जाते थे। 11 रुपए की टिकट आगे वाली, आगे पैर और सिकोड़ के बैठ के अपना आराम से, उसको हम लोग बहुत अय्याशी मानते थे, बड़ा मजा आया यार। और इलाहाबाद में एक दरोगा था, वो ले जाके हम लोग को छोड़ आया था करीब 30 किलोमीटर शहर से बाहर। कहता था रात में क्यों घूम रहे हो? अरे सर मूवी देखने आए हैं। क्या करते हो? स्टूडेंट है। कहा बैठा इनको गाड़ी में, ले गया 30 किलोमीटर शहर से बाहर छोड़ आया। कहा पैदल आओ। और बेटा बोला दोबारा मिल गए ना रात में तब देखना। तो जब तक वो था हम शहर में बाहर निकले ही नहीं 9 बजे के बाद। पैदल। अगर कोई साइकिल चलाता था और हैंडल छोड़ देता था, मान लो कुछ लोग होते हैं ना, एक हाथ छोड़ दिया, कटवा देता था आरी से उसको, कि जब पकड़ना ही नहीं तो लगाए क्यों। जब हैंडल तुम्हें पकड़नी ही नहीं है तो इस हैंडल की जरूरत ही क्या है, कटवा दो। दस्तक means pass. Pass for the goods of the company. Pass for the goods of the company. Pass for the goods of the company. Company मतलब कंपनी जब अपने गुड्स बंगाल, बिहार, ओडिशा में लेके घूमेगी तो कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा उसे, पास दिखा देगी, उसे कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये पास किसके लिए था? कंपनी के लिए। तुम कल आईएएस बनोगे, सरकार तुम्हें गाड़ी देगी, पेट्रोल देगी, डीजल देगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपने रिश्तेदारों को दे दोगे यूपी में टहलने के लिए। तो पास वॉज फॉर द गुड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने क्या किया? The officers of the company started using it for their personal trade. Officers of the company started using it, right? The employees, don't write officers, employees you write. The employees of the company started using it for their personal trade, personal.
Employees of the company started using it for their personal trade. Personal. जैसे कुछ नौकरियां हिंदुस्तान में, उनमें सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लोग उन नौकरियों को चाहते हैं. पुलिस की नौकरी है, हालांकि पुलिस का काम बहुत मुश्किल से काम, बहुत मुश्किल. पुलिस वालों को गाली मत दिया करिए भाई साहब. इतनी ठंडक पड़ती है, कोरोना पड़ता है, जो कुछ पड़ता है, जिसका रिस्क ज्यादा है उसको फायदा भी तो ज्यादा होगा. अब एक आध आदमी कोई गलती से मार खा जाता है, बेचारे दिन भर बदतमीजों से तो डील करते हैं. सबसे टफ जॉब है पुलिस की नौकरी, सबसे टफ. और जितने लोअर पायदान पर हो उतना ज्यादा खतरा. अब रात में बेचारे खड़े हैं सड़कों पे, रात रात इतनी ठंडक, चौराहों पे खड़े हैं, कोरोना है, खड़े हैं. वो तो नहीं भाग सकते ना, सिक्योरिटी तो देनी ही है. तो जिसको ज्यादा रिस्क होगा, अब आप गाड़ी जाकर चला रहे हैं बिना बेल्ट लगाए, तो कहीं अगर लड़ गए और ये सब बाहर आ गया. लोग बाइक चलाते हैं 1-1 लाख रुपए की, हेलमेट पहनते हैं 250 रुपए का. हेलमेट बहुत महंगा पहना करो. ऐसे नारियल फूटता है ना सड़क पे, ऐसे सर फूटते हैं. तुम्हारी बाइक भले सेकंड हैंड हो 10,000 रुपए की, लेकिन हेलमेट कम से कम 15,000 रुपए का होना चाहिए. सारा खेल यहीं पे है. तो अब तुमको हेलमेट चेक कर रहे हो, तुम नहीं लगाए हो, लगा दिया फाइन. गलत क्या कर रहे हो उसमें? वो कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, तुम लुटवा तो रहे हो. एक लकड़ी का हेलमेट कटवा के बनवा लो, ज्यादा पैसा नहीं है तो. बाहर निकलो, सर पे रख लिया करो. एक बड़ा सा कुकर ले लो, तो 2 तरफ छेद करवा लो, लगा के जा रहे हो, कुछ तो करो. कुछ नौकरियां जिसमें सैलरी ज्यादा नहीं है, उनकी ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा है. ये जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, इनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये कंपनी में काम करना चाहते थे. किस लिए? पर्सनल ट्रेड के लिए. ये यूरोप से आते थे, शराब की बोतलें ले आते थे, वहां की चीजें ले आते थे जिनकी डिमांड यहां थी. और जब यहां से जाते थे तो यहां से यहां की लोकल चीजें ले आते थे. तो ये जो पर्सनल ट्रेड करते थे आने जाने में, इससे इनको बड़ा फायदा था. तो इन्होंने इस दस्तक का इस्तेमाल कहां शुरू किया? पर्सनल ट्रेड में. अच्छा, सिर्फ अपने लिए किया तो किया. Many times they gave this pass to their Indian friends. Right? Many times they gave this pass to their Indian friends. Pass to their Indian. This became the loss. एरो बना के लिखो. अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो चेंज द पैराग्राफ. This became the loss for what? Yes. This became the loss for state treasury. This became the loss for state treasury. Loss for state treasury, and this started the tension between. This became the loss for state treasury, and this started the tension between EIC and Bengal Nawabs. This started the tension between EIC and Bengal Nawabs. The initial Nawabs, same line, initial, Arambik. The initial Nawabs like Murshid Quli Khan, मुर्शीद कुली खान, ब्रैकेट बनाओ ऐसे, मुर्शीद कुली खान, यहां ब्रैकेट में करो, देखो एनसीईआरटी. द इनिशियल नवाब्स लाइक मुर्शीद कुली खान, मतलब इस पे शॉर्ट नोट बनाना है. कहां से? एनसीईआरटी से.
The initial नवाब्स like मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, इसको भी इन्वोक्स करो। अली वर्दी खान, शॉर्ट नोट्स लिखने इन पे। The initial नवाब्स like मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान were able in handling the situation. Were able in handling the situation. Able in handling the situation, but the story started changing. But the story started changing with the arrival of Sirajud-Dawla. Story started changing with the arrival of Sirajud-Dawla on the throne of Bengal. Story started changing with the arrival of Sirajud-Dawla on the throne of Bengal. छोटी सी हेडिंग लिख लो यहाँ पे, Sirajud-Dawla 1756 to 57. Till here the story is clear. यहां तक कहानी क्लियर? कोई डाउट? अब बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, उसमें दो कैरेक्टर है, एक का दिमाग जिंदा है, एक का मरा हुआ है। सारे धर्मों के लोग सर झुकाते हैं, सारे धर्मों के। तुमने कभी सोचा क्यों? क्योंकि जिसका दिमाग जिंदा है ना, उसके लिए दुनिया कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें सर झुकाने का कॉन्सेप्ट ना हो, सब। क्योंकि जिसका दिमाग सही है, सारा खेल यहीं से है। ये तुम्हें थॉट दे देगा, तुम्हें थॉट दे दिया, थॉट कि तुम 10 साल बाद प्रधानमंत्री बन जाओगे। पढ़ रहे हो तुम बैठ के, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया। एक थॉट है जो तुम लाते हो कि हम आईएएस बनेंगे, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। एक थॉट होता जो आता है, और थॉट अगर भाव से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो थॉट नपुंसक है। दो थॉट होते हैं, दो। एक थॉट होता है जो भाव से जुड़ा हुआ होता है। ये जो थॉट भाव से जुड़ा हुआ होता है ना, ये बहुत पावरफुल थॉट होता है। एक थॉट होता है जो तुम लाते हो, वो भाव से जुड़ा नहीं होता। तुम लाते हो आईएएस बनना है, पर ये चीज नहीं है, तो वो तुम्हारे अंदर कोई हलचल नहीं करता। भैया ये आईएएस बनेंगे, बन जाएंगे तो बन ही जाएंगे। ये बहुत कीमती है। इसीलिए तो भजन है, भाव के भूखे हैं भगवान। इसीलिए तो कहा जाता है कि विचारों से तुम दुनिया बदल सकते हो, तुम क्रांति कर सकते हो। ये पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। एक विचार तुम्हारे पास आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पापा घर से भगा दिए, हम भीख मांग रहे हैं, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुर्सी बैठे हो खाली, और नचा रहा है तुमको। ये कुछ नहीं हो रहा, तुम सिर्फ कुर्सी बैठे हो और तुमको नचा रहा है ये, और 4 घंटे से तुम्हें कुर्सी पे बैठा के रखा हुआ है। कानपुर वाली बुआ फोन करके गाली दे रही है, पापा ऐसा कह रहे वैसा। 4-4 घंटे तुम बस बैठे हो सिर्फ। तब तुम जब बहुत ज्यादा डर जाते हो ऐसे विचारों से, तो तुम बाहर भाग आते हो कि चलो चाय पिया जाए, सिगरेट पी लिया जाएगा, दिमाग फ्रेश करना है। दिमाग में क्या फ्रेश करोगे? दिमाग में क्या फ्रेश करोगे? नहीं, दिमाग फ्रेश करेंगे। चाय तो पेट में जा रही, दिमाग में कहां फ्रेश करोगे? एक हथौड़ी रखो छोटी सी,
तब डिस्टर्ब कर, टाक से मारो, तब दिमाग फ्रेश होगा। कुछ ऐसा करो जो दिमाग पे असर करे। सिगरेट पीने आते हो, वो तुम्हारे फेफड़े को चेंज करता है, दिमाग पे कहां असर हो रहा है? इसलिए तो पहले पेरेंट्स जो होते थे, अब तो बहुत कम मारते पेरेंट्स अपने बच्चों को। पहले माँ, पिताजी, टीचर निकाल के बाबूजी जूता 20-25 जूता मार दिए, एकदम फ्रेश, दिमाग पड़ रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चला, आज तक वैसी मेडिसिन बनी ही नहीं। टीचर यहां मारते थे, यहां, ये पूरा एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है ना, तो टीचर यहां मारते थे कि यहां मारेंगे तो फिर यहां खुलेगा। आजकल टीचर कहीं कान पे मार दिए, कान का पर्दा फट गया। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि बच्चों को कोई मारेगा नहीं स्कूल में। ऐसे थोड़ी मारा जाता है, यहां मारो। वो कहते थे हाथ आगे कर लो, नहीं बहुत मारेंगे। एक पड़ती थी और उसके बाद आदमी दूसरा दूसरा दूसरा, अब नहीं करेंगे सर, दूसरा। और घर पहुंच के शाम को होमवर्क की कॉपी अपने आप निकल आती थी कि कल बहुत मारेगा बदतमीजी है। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह होती थी कि हम घर पे नहीं कह सकते। अगर हम घर, जैसे आज के बच्चे घर पे कह देते तो माँ बाप तुरंत स्कूल पहुंच जाते हैं, हमारे यहाँ केस उल्टा था। अगर हम घर पे कह दिए तो और मारे गए। तब लोग इतना बड़ा बड़ा काम करते थे जीवन में। मास्टर साहब साइकिल से घूमते थे, कभी कभी घर पहुंच गए, पूरी सांस अटक जाती थी कि अरे भगवान। अब तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ बच्चों की बुराई करते हैं, हाँ लड़का पढ़ता नहीं, ये वो है, पीछे बैठ के खाना खाता रहता है। माँ वहां कैसे मारती थी, 2-2 घंटा पीट दिया, कहीं कोई इंजर्ड ही नहीं होता था, ना कोई टूटा ना फूटा, पता नहीं क्या टेक्निक थी मारने की। मतलब एकदम तकनीकी ढंग से मारती थी, पैराबोला बनाते हुए कि इतने पे ही मारना है फेंक के, कि बस फला एरिया में लगे और कहीं ना लगे। गजब की प्रैक्टिस थी। अब ये पूरी कहानी 2 आदमियों की कहानी है। एक रॉबर्ट क्लाइव, एक सिराजुद्दौला। एक आदमी का दिमाग जिंदा, एक आदमी का दिमाग मरा हुआ। और इस कहानी में कई कैरेक्टर तुमको मिलेंगे, बड़े प्यारे प्यारे कैरेक्टर। आज तुम चैप्टर पढ़ना और मैं तुमसे सवाल करूंगा इन सारे कैरेक्टरों पे। सारे कैरेक्टर लिख लो, कल की क्लास में यही सारे कैरेक्टरों पे चर्चा होगी। पहला कैरेक्टर सिराज तुमने लिख लिया, दूसरा कैरेक्टर क्लाइव, तीसरा कैरेक्टर है मीर जाफर। इसका बड़ा बुरा हाल हुआ बेचारे का, कि दोबारा तो गद्दी पे बैठने को तैयार ही नहीं था। 1763 इसको फिर अंग्रेजों ने कहा चल, बोले हम नहीं बैठे, बैठ ऊपर। ये चांदनी चौक में भीख मांग के मर गया मीर जाफर, ये चांदनी चौक में भीख मांग के मर गया। एक कैरेक्टर है मीर कासिम, गजब का कैरेक्टर है ये। एक कैरेक्टर है इस पूरी कहानी में, सारी कहानी ये सब कैरेक्टर है, इनके बारे में पढ़ना बड़ा मजा आएगा तुमको। एक कैरेक्टर शुजाउद्दौला, हाँ शुजाउद्दौला, 500 कोचिंग किया, 500 प्री नहीं निकल रहा था इसका। पूरी कहानी में तुम्हें ये सारे कैरेक्टर मिलेंगे और इसमें सुपरस्टार है ये। सोचो तुम कानपुर से सिर्फ आगरा चले जाओ, वहां बदमाशी करना मुश्किल है, शहर चेंज होते ही कि भैया अपना शहर नहीं है, कहीं पीट न जाए। और ये लोग दूसरे कॉन्टिनेंट से 7 समंदर पार दूसरे के देश में बैठकर उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं का पैसा लेके,
क्या दिमाग रहा होगा इन लोगों का, क्या कैलकुलेशन रही होगी, क्या गेम खेलते रहे होंगे सब। ये दिलबाग गुटखा खाई हुई गैंग तंबाकू खाते हैं। पूछो क्या है, कहते हैं बीवीसी है। ये क्या है, बोले बुद्धिवर्धक चूरन। ऐसी बुद्धि लेके क्या करोगे जब 7,000 किलोमीटर दूर से एक आदमी तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा ही पैसा लेके तुम्हें ही ठोक रहा है। और इनको शर्म नहीं आती आज, अभी जल्दी मार खाएं, अभी जल्दी 70 साल पहले, और फिर अकड़ के टहल रहे हैं हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, तब कहां मर गए थे, राजपूत हैं। अच्छा, तब कहां थे जब ये लोग थे, जमीन पे बैठाते थे अंग्रेज, जमीन पे नीचे बैठ, शुक्ला है भैया, शुक्ला। नीचे बैठो, नीचे जमीन पे बैठो। तुम बस सोच के देखो, सोच के कि तमिलनाडु से एक आदमी कानपुर आता है और तुम्हारे घर में बैठा हुआ है और तुमको जमीन पे बैठा हुआ है, पूरे परिवार को। कभी तुम्हारे भाई को चाटा मार देता खींच के। बस सोचो, आज जाके इस बात को सोचना तो तुमको फील होगा कि यार ये भगवान, और तुम्हारा ही पैसा ले रहा है। तुम सोचो इन बातों को। कुछ मत करो, आज घर जाओ और आंखें बंद कर लो और सोचो एक आदमी चेन्नई से आया मेरे घर में बैठा हो डंडा लिए हुए, और किसी को 2-3 मार देता खींच के, तिजोरी में जाके पैसा निकाल लेता है, फ्रिज से जूस निकाल के पी रहा है। तुम जूस मांग रहे हो, तुमको पानी नाली का निकाल के दे दिया, पी ले। अरे भैया, खाना खाया, बना के पेट भर गया, जो बचा वो तुम्हारे सामने फेंक देगी, ले। और तुम 200 साल तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अंग्रेज तो बड़े सभ्य थे बेचारे, अगर किसी और ने कब्जा किया ना, चाइना वाइना, सब चाइनीज बहुत खतरनाक है, सब हथियार थे, तो मार्शल आर्ट ऐसे कहीं पता नहीं क्या, उंगली डाल दी, आंख निकाल लिए, खेल रहे, सब बहुत खतरनाक है जान लो। अगर ये आ गए यहाँ पे, अरे तो ये जो महाकाल लिखा है, टहल रहे हो ना, चलो कल मिलते हैं, थैंक यू।